आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो उस पर बर्थ टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं क्लेम करता हूँ कि किसी को भी अपना बर्थ टाइम करेक्ट पता नहीं होता, और ये ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक्स में क्लेम करता हूँ, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है बर्थ टाइम क्या है। तो आप नोट कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है किस चीज़ को बर्थ टाइम माने है। तो क्लासिक्स में उसके कॉम्बिनेशंस बता रखे हैं, उसके तरीके बता रखे हैं कि हमको बर्थ टाइम का शुद्धिकरण करना चाहिए। हर एक पर्सन को अपने बर्थ टाइम का शुद्धिकरण कराना आना चाहिए और करना आना चाहिए, और शुद्धिकरण के बाद ही जो बर्थ टाइम होता है उसे ही करेक्ट माना जाए। बाकी बर्थ टाइम आप जो भी लेकर चल रहे हो वो सही नहीं है। आपको चाहे कितना ही कॉन्फिडेंस हो, आपने खुद ही नोट किया बच्चा बर्थ हुआ है, क्योंकि आप यही नहीं बता सकते बर्थ क्या है। क्योंकि क्लासिक्स में एक्चुअली बर्थ को 4 टाइप से डिफाइन किया हुआ है। क्लासिक में बर्थ की फर्स्ट डेफिनेशन है जब कंसेप्शन होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कब कंसेप्शन हुआ? क्लासिक्स में बर्थ की दूसरी है कि वो बाहर आता है बच्चा जब, एट दैट मोमेंट। कहीं पर लेते हैं कि उसको डिटैच करते हैं जब मदर से, उसकी प्लेजेंटा कट कर देते हैं। कहीं पर उसको नोट करते हैं जब वो फर्स्ट क्राई होती है, पहली बार रोता है। अब इन सभी टाइमों में से आप किस टाइम को नोट करते हो? आप जिस भी टाइम को नोट करते हो वो पता ही नहीं है वो सही है या नहीं। इसलिए आपने जो भी टाइम नोट किया वो करेक्ट नहीं है जब तक कि उस पर क्लासिक्स के हिसाब से आपने शुद्धिकरण नहीं किया। तो आप जो भी टाइम कैरी करके चल रहे हो, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बर्थ टाइम मैं करता ही हूं बहुत ज्यादा, कोर्सेज भी कितने ही स्टूडेंट मेरे से कर चुके हैं, कि बर्थ टाइम का शुद्धिकरण 100% जरूरी है। अब मैं क्योंकि आपकी केपी की क्लास ले रहा हूं तो केपी के बेसिस पर मैं आपको कराऊंगा। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि केपी के बेसिस का बर्थ टाइम रिलायबल नहीं है। रिलायबल वैदिक के बेसिस पर जो बर्थ टाइम करेक्ट किया जाता है वही होता है। अब आ जाते हैं दूसरी बात, कि अभी एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रश्न कुंडली से क्या हम पता कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं जो वीडियोस डालता हूं वो आप ही लोगों के लिए डालता हूं जो एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो मैं भी बता रहा हूं। ना ही तो जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन दी जा सकती है, ना ही प्रश्न कुंडली से दी जा सकती है। जन्म कुंडली प्रारब्ध है जो आपकी प्रेडिक्शन गलत जाती है। जो आप कहते हो ना कि ये तो दशा ही नहीं है, मैं कई बार समझाता हूं, वो स्टूडेंट मेरे पास ही लौट के आ जाते हैं कि ये तो दशा ही नहीं चल रही, इवेंट कैसे हो गया। आपके जो जन्म कुंडली है वो प्रारब्ध को वो करती है, पूर्व जन्म कर्मों को। आपको कहीं नहीं पढ़ाया होगा मगर हकीकत यह है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई नहीं बताता। पूर्व जन्म कर्मों से आपकी जिंदगी नहीं चलती। आपकी जिंदगी में इस जन्म के कर्म भी मैटर करते हैं। कर्मों से आप पूरी लाइफ को बदल सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी आप लेकर आए हो उससे बिल्कुल ही अलग हो सकती है। आपकी जो जन्म कुंडली बना रही है, आपकी जन्म कुंडली बता रही है आप भिखारी हो, आप राजा बन सकते हो इस जन्म के कर्मों से। तो इस जन्म के कर्म जब आपके कर्म लगातार बदलते रहते हैं, 7 साल के अंदर आप जो हो वो नहीं बचोगे। आज जो होना है 7 साल बाद वो नहीं बचोगे। आपकी बॉडी का एक एक टिश्यू, आपकी बॉडी की एक एक सेल सब मर्ज के नई बन जाती हैं। तो हम एवरी 7 ईयर में एज ए बॉडी देह भी हमारी बदल जाती है। इसी तरीके से हमारा फॉर्च्यून बदलता रहता है कंटिन्यूसली, वो आपके करंट जन्म कर्मों पर निर्धारित होता है। अब जब आप किसी के पास प्रश्न लेकर जाते हो तो जो आपकी प्रश्न कुंडली उस समय पर बनती है वो इस जन्म के अभी तक के किए हुए कर्मों का लेखा जोखा होती है। अब यदि कोई एस्ट्रोलॉजर यदि किसी के बारे में एक्चुअल प्रेडिक्शन देना चाहता है तो उसको उसकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए, प्रश्न कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए। जो इवेंट उन दोनों कुंडलियों के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं वही होंगे, इसके अलावा कोई इवेंट नहीं हो सकता। आप सोचो केवल प्रश्न कुंडली के बेस पर, प्रश्न कुंडली के बेस पर तात्कालिक कुछ चीजों का आप आंसर दे सकते हो। पता है क्यों दे सकते हो? क्योंकि तात्कालिक चीजें आपके तात्कालिक कर्मों पर डिपेंड करेंगी। आज की डेट में आप कैसे कर्म कर रहे हो, आप ऑफिस में हार्ड वर्क कर रहे हो तो हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तात्कालिक कर्मों का, तात्कालिक जो टेम्परेरी इवेंट होते हैं, अर्जेंट इवेंट होते हैं, उन्हें प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं। कोई बड़े इवेंट नहीं देखे जा सकते। और इसी तरीके से आपका जो जन्म कुंडली है वो आपको एक आधार दे सकती है कि आपकी किस डायरेक्शन के अंदर आप जाओगे, मगर वैसा ही होगा उसके बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए आपको प्रश्न कुंडली का एनालिसिस, जो आप में से बहुत सारे पूछते हैं ना कि ये अच्छा होगा बुरा होगा हमें कैसे पता चलेगा, आप प्रश्न कुंडली एनालाइज करिए, आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कैसा होने वाला है। आपकी प्रश्न कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और प्रश्न कुंडली के अंदर उस प्लेनेट की क्या स्थिति है, क्या लॉर्डशिप है, तो आपकी जन्म कुंडली के रिजल्ट को वो पूरी तरीके से बदल सकता है। क्योंकि प्रश्न कुंडली करंट जन्म के कर्माज हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि आपके पूर्व जन्म कर्माज होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। अब मैं बात करूंगा फॉरेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहते हो, उसके मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। और ये मैं पहले से ही बता देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी एंडलेस होती है।
आपके क्वेश्चंस भी एंडलेस होंगे। और आप क्या करेंगे, अब जैसे आपने एक बेसिक चीजें सीख ली, इसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपके अपने जब कंसेप्ट बनने लग जाएंगे, चीजें आपके माइंड के अंदर आ जाएंगी। अभी तो आपको एक रटी रटाई चीज है, जैसे एक प्रॉमिस आप देख रहे हो, एक ही कुंडली को यदि 20 लोगों को दिया जाए तो 20 तरीके से उन भावों को रीड करेंगे। आप जरूर रीड करें, रोजाना एक कोई भी हाइपोथेटिकल कुंडली ले लें, उसके अंदर आप उसके नक्षत्र लॉर्ड पे जो भाव आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट करें, और इसके बाद आपका CSL पे जो भाव आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट करें, इसके बाद आपके सब लॉर्ड पर जो भाव आ रहे हैं उन्हें इंटरप्रेट करें, जो भी आ रहे हैं उन्हें लिखें। आप 15 दिन के अंदर एक अलग ही तरीके के एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। डेली लिखें आप एक कुंडली पर कि ये इसके अंदर, और देखें कि किसी की आपने सेकंड हाउस की स्क्रिप्ट लिख ली, किसी की आपने 5वें भाव की स्क्रिप्ट लिख ली। अब 5वें भाव की स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, और 5वें भाव से लिंक करके उन चीजों को आप रीड करें कि ये 5वें भाव के अंदर ये चीजें आ रही हैं तो इसको क्या क्या मिलने वाला है, इसकी संतान को क्या क्या मिलने वाला है, और उनके सोर्स क्या क्या होंगे। तब आप एक बहुत बेटर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं, और वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो इधर उधर जो वीडियोस भी देखते हैं वो आप कम देखें, क्योंकि YouTube पर जितने भी वीडियोस हैं 90% वो मिसगाइडिंग है। वो लोग अपने ही सूत्रास बना के आपको पढ़ाते रहते हैं, लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं, और अट्रैक्शन आज का नियम है। जो रियलिटी में जो लोग अच्छा पढ़ाते हैं उनकी तरफ कम लोग अट्रैक्ट होते हैं, उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो लोग कहते हैं कि पति के पैरों के पास बैठकर 45 दिन तक चाय पियो तो आप करोड़पति बन जाओगे, इतने पैसे आ जाएंगे जो आपको गिनने में फुर्सत नहीं मिलेगी। अब इतने पैसे आप क्योंकि आएंगे, इतने गिनने की फुर्सत कहाँ से होगी। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, और हर किसी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप जाकर जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी सही नहीं होती। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा जिनका नाम है उनकी सारी सही नहीं होती, क्योंकि मैं आपको ये रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ आज। रीज़न क्या है कि वो उन लोगों का नाम चलने लग जाता है तो वो अपने आप को ब्रह्मा और पाराशर ऋषि से भी ऊपर ले जाते हैं। मैं आपको एक जनरली चीज बोलता हूं अपने बारे में कि मैं वही पढ़ाता हूं जो कि कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, वही पढ़ाता हूं जो पाराशर जी ने लिखा है, या भृगुनंदी नाड़ी में कराता हूं तो वही पढ़ाता हूं जो RG राव ने लिखा है। रीजन क्या है, मेरी सोच उतनी बड़ी नहीं है, उन्होंने क्या सोच के कौन सी चीज लिखी है कि उसको मैं मॉडिफाई कर दूं। मैं उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, उन्होंने जो लिखा है उसी पर मैं रिसर्च करूंगा, उसी को मैं देखूंगा, लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं लगेगा तो नहीं बताऊंगा। मगर यह नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया और मैं उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर दूं, और उसमें बहुत सारे लोग बिलीव कर जाते हैं, उनके ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये सुनना चाहते हैं ऐसा पक्का होगा। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज पक्का नहीं होती। एक एस्ट्रोलॉजर, आपको मैं एक ईमानदार एनालिसिस बता रहा हूं, सभी लोगों से उनके काफी रिसर्च पेपर सब कुछ मैंने पढ़ा है, बहुत एसोसिएशन रहा है कि यदि कोई व्यक्ति की प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 50% करेक्ट दे देता है तो वो नेक्स्ट टू ब्रह्मा है। 50% से ज्यादा प्रेडिक्शन आपकी करेक्ट हो नहीं सकती किसी भी हालत में। तो जो लोग ये कहते हैं गारंटेड ऐसा होगा, रेमेडीज बता देते हैं, वो तो कोयला फेंक दो ये हो जाएगा आपका। अब आप अपने माइंड से सोचिए, इज इट पॉसिबल? नहीं होता, तो ऐसे उसमें आप किसी भी भ्रम में ना पड़े, और ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली। चलो अब मैं अब आज की क्लास पे आ जाता हूं आगे की पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। अब इनको आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, और इन्हें आप पढ़ें, एक्चुअली पूछे नहीं किसी से भी। आप जब पूछते हैं तो ये लगता है कि आप परजीवी हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी कभी पूछकर नहीं सीखी जा सकती। आपको एक बार समझा दिया, और इसके बाद आप अपना कॉमन सेंस यूज करें, ठीक है? अपने आप देखेंगे, 4 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझना शुरू होंगी, आपको याद होना शुरू होंगी। पूछ के आपने कर लिया तो फिर नहीं होगा। जैसे आप कोई पर्सन आपसे पूछता है वो फॉरेन में स्टे करेगा क्या, तो जनरली लोग 12वें भाव की स्क्रिप्ट पकड़ लेते हैं। फॉरेन में आपकी बॉडी जाती है, खुद जाते हो, तो फर्स्ट CSL को जरूर देखिए। पहले भाव के CSL के अंदर यदि 9 एंड 12 आ रहे हैं तो वो फॉरेन स्टे को रिप्रेजेंट करता है। 9 आपको पता है लॉन्ग ट्रेवल हो गया, फॉरेन लैंड हो गया, ये जेल का भी कॉम्बिनेशन है। यदि 9 ना हो तो ये जेल का भी कॉम्बिनेशन है। 3 और 12 आ रहा हो तो ये जेल का भी कॉम्बिनेशन है। टू गेट वीजा, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या मुझे वीजा मिलेगा, तो कहां पे पकड़ेंगे हम? डॉक्यूमेंटेशन है। थर्ड CSL, पंजाब में जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं
उनका यही काम होता है, इसी पर उनका बिजनेस चल जाता है, एक बता दें उसको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। थर्ड CSL, थर्ड हाउस का CSL देखना है, उसके अंदर हाउसेज आने चाहिए 7, 9, 11 एंड उसका जो थर्ड CSL यदि मरकरी आ जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। वाई मरकरी, मरकरी क्योंकि डॉक्यूमेंट का कारक है, वीज़ा कोई फॉरेन में जाना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं वीज़ा का मतलब फॉरेन में, इट इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसा आपका पैन कार्ड है, जैसा आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और ये ट्रैवल के लिए होता है, लॉन्ग ट्रैवल के लिए होता है, वीज़ा कोई रहने के लिए नहीं होता। आप जब लंबा कहीं जाते हैं तो इसलिए इसमें 9th हाउस आता है। 7th इज द फॉरेन ट्रैवल, जब आपका शॉर्ट पीरियड के लिए कोई जाता है तो 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 11th आपकी विश है, तो थर्ड CSL ये हाउसेज दे रहा हो और मरकरी हो तो हम उसको वीज़ा मानेंगे। अब फॉरेन ट्रैवल देखना है आपको, केवल ट्रैवल देखना है, लॉन्ग ट्रैवल, तो 12th हाउस क्यों देखोगे, आप तो घूमने जा रहे हो भाई, 12th वहां जाके बसना थोड़ी है आपको। तो 9th CSL देखोगे, अब 9th हाउस का CSL, और वो आपका 3, 7, 9, 12 इंडिकेट करना चाहिए। 3 क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। 7 मैंने बताया आपका बाहर जो भी सैर सपाटा होता है वो 7 है आपका। 9 लॉन्ग ट्रेवल है और 12 आपको वहां जाकर आप कुछ दिन रुकोगे। फॉरेन प्लेजर टिप, तो इसके अंदर 9 तो आएगा ही, साथ में 5 आ गया। 5 क्यों आ गया, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है इसके अंदर। 11, 12 आपकी विश होगी, और यहाँ पे कॉमन साइन होना चाहिए जो CSL है इसका, 3, 6, 9, 12 के अंदर होना चाहिए। वापस पर्सन ने आना है तो कॉमन साइन इसके अंदर होना चाहिए। यदि वो घूम घाम के आ रहा है तो डुअल साइन इसके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही फॉरेन में नौकरी करनी है आपको, फॉरेन सर्विस, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 9th लिखा हुआ है, आप उसके अंदर 10th भी देख सकते हो। कई केसेस में एक से ज्यादा भाव भी देखे जाते हैं। फॉरेन सर्विस में आप 9th हाउस देखोगे, 9 CSL के अंदर 6, 10, 11 ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, और 12 है। और इसको 10 CSL के अंदर भी यदि ये भाव आ रहे हो, 6 CSL के अंदर भी ये भाव आ रहे हो, तब आप मानकर चलिए कि वो विदेश में जाकर नौकरी करेगा। इसमें मैक्सिमम आप देख रहे हो कि 9 साइन लिए हुए हैं। ऐसे ही देखिए फॉरेन एजुकेशन है, उसमें 9 भी ले सकते हो और 12 भी ले सकते हो, दोनों को आप देखोगे। 12 के अंदर 4, 9, 11, 12 आ रहे हैं आपके। 4 इज योर एजुकेशन, 9 इज हायर एजुकेशन, 11 इज द विश, और 12 आपका फॉरेन लैंड में रहोगे भी आप डेफिनेटली। और मरकरी कारक है डॉक्यूमेंटेशन का, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के आप जा नहीं सकते। इमिग्रेशन देखना है तो 12th हाउस देखोगे, उसके अंदर 3, 9, 12 और आपका सेटन आना चाहिए इमिग्रेशन के केस में। 3 फिर वही डॉक्यूमेंटेशन है, 9 लॉन्ग ट्रेवल है, और 12 आपका अगेन इट इज द फॉरेन लैंड हो गया आपका। अब यहाँ पर इनको मैंने थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है किस तरीके से किस चीज को देखना है। यहाँ पर मैंने इसको और एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा सा और ज्यादा। फॉरेन का मतलब है गोइंग अब्रॉड। इफ द सबलॉर्ड ऑफ द 12th बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 3, 9, 12, सिग्निफिकेटर का मतलब हो जाता है ऑब्वियसली उसके स्टार लॉर्ड के अंदर ये हाउसेज होने चाहिए। द नेटिव इज एबल टू गो अब्रॉड ड्यूरिंग जॉइंट पीरियड ऑफ द सिग्निफिकेटर 3, 9, 12, ऑल्सो टू चेक 9th सबलॉर्ड एज सपोर्टिव इंडिकेशन। तो गोइंग अब्रॉड के लिए आपने 12th भी देखा और 9th भी देखना है आपको। हाउसेज 9th में भी वो 3, 9, 12 भी आने चाहिए। इसी तरीके से स्टे इन मदरलैंड, अपने घर पर वापस आ जाना है। इफ द सबलॉर्ड ऑफ 12th टू बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 2, 8, 11, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि मुझे वापस तो नहीं आना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते हैं जो पढ़ रहे होते हैं आजकल, जैसे दिक्कत चल रही है प्रोफेशनल, तो अब 12th का देखोगे उसके अंदर 2, 8, 11 यदि आ गया आपका 2, 8, 11, द नेटिव स्टे इन मदरलैंड ड्यूरिंग द जॉइंट पीरियड ऑफ द 2, 8, 11, ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ कमिंग बैक ऑफ समवन हु लेफ्ट होम, एंड ऑफ फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रेवल्स। यदि आपका 12 CSL के अंदर यदि 2, 8, 11 आ जाता है तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है। बेसिकली ये उन सभी भावों का नेगेशन है, ध्यान से देखें तो 2 इज द नेगेशन ऑफ 3, 8 इज द नेगेशन ऑफ 9, 11 इज द नेगेशन ऑफ 12। तो ये सभी भावों का नेगेशन है, इसलिए 2, 8, 11 लिया हुआ है। रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, वापस कब आएंगे। इफ द सबलॉर्ड ऑफ 12th बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 3, 9, 11 और 2, 4, 8, 11, 2, 4 भी हो सकता है, 8, 11 भी हो सकता है। नेटिव रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग द जॉइंट पीरियड ऑफ द सिग्निफिकेटर ऑफ 3, 9, 11 और 2, 4, 11। अब 3, 9, 11 क्यों लिया, आप कहोगे 3, 9, 11 क्यों ले लिया, ये तो गलत हो गया भाई। 3, 9, 11 आपका डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ 12 नहीं आ रहा है, तो वापस आओगे तभी भी तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिएगा, लॉन्ग ट्रेवल चाहिएगी, वैसे ही थोड़ी आ जाओगे आप। चाहे आप यहाँ से विदेश जाओगे तभी भी चाहिए, और विदेश से यहाँ पे आओगे तभी भी चाहिए। फर्दर मैंने 2, 4, 8, 11 क्यों ले लिया,
2 इज द नेगेशन हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन का, मतलब एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन का नेगेशन। आपका वीज़ा खत्म हो गया, सपोज H1B वीज़ा मिला हुआ है, उसका कैंसिलेशन हो गया, तो भी आपको आना पड़ेगा 2। 4 होमलैंड है। 8 आपका नेगेशन ऑफ 9 है, सपोज आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, एजुकेशन भी वीज़ा पे गए हो तभी भी 8 है। 11 एक्चुअल 12 का आपका नेगेशन हो गया, फॉरेन लैंड में रुकने का नेगेशन हो गया। ऑल्सो टू चेक 11 सबलॉर्ड रीयूनियन विद द किथ एंड किन 3911 ग्रुपिंग इज फाउंड फॉर बेटर रिजल्ट। तो यहाँ पे 3911 आप ग्रुपिंग देख सकते हो। आ जाता है गोइंग अब्रॉड फॉर जॉब पब्लिक बिजनेस। तो बहुत लोग बिजनेस और जॉब के लिए जाते हैं, ज़्यादातर इसी काम के लिए जाते हैं वैसे तो उसमें क्या है, इफ द सब लॉर्ड ऑफ 12th बी द सिग्निफिकेंट, यहाँ पे कितने हाउस डाल दिए देखो, 3 9 12 6 10। आप चाहें तो इसको इजीली समझ सकते हैं, मुझे कुछ बताने की इसमें नीड नहीं है। 3 9 12 तो था ही, 6 10 और कर दिया है। 6 10 किस काम के होते हैं आपको पता ही है, 6 और 10 दोनों जॉब के लिए होते हैं, और 3 9 12 आप किसी भी वजह से जाओ इनका इन्वॉल्वमेंट है। 3 वीजा, 9 लॉन्ग ट्रेवल, 12 फॉरेन लैंड, और 6 एंड 10 इज द प्रोफेशन। द नेटिव गोज अब्रॉड फॉर जॉब ऑब्लिक बिजनेस ड्यूरिंग द ज्वाइंट पीरियड, इनमें से दशाओं में आ जाएगा आपका। ऑल्सो टू चेक 10th सब लोड। अब देखिए 10th भी हो गया, मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले केस में, 10th क्योंकि जॉब है। 7th हाउस टू बी सिग्निफाइड फॉर बिजनेस, यदि यहाँ पे 6 की जगह 7 आ गया तो बिजनेस आ जाएगा, 6 आ रहा है तो सर्विस हो गया, 10 प्रोफेशन हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे। 10 का मतलब वो प्रोफेशनल है, 6 का मतलब प्योरली नौकरी करने जा रहा है, 7 का मतलब वो हो सकता है बिजनेस की वजह से जा रहा है। गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज, अब देखिए स्टडीज के लिए कॉम्बिनेशन आएंगे। इफ द सबलॉर्ड ऑफ 12th बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 3 9 12 11, यहां पर ब्रैकेट के अंदर 6 लिख दिया है। 3 9 9 आ गया हायर एजुकेशन, 12 11, यहां पर देखिए 10 नहीं आ रहा है, 10 में जॉब आता है, यहां पर 6 क्यों आ गया। अब आप कहोगे 6 कैसे आ गया। 6 ऐसा है कि जो लोग अब्रॉड जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जीआरई या आपका जीमेट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, या कोई पीएचडी के लिए जाते हैं तो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों से उनका कंपटीशन होता है, कंपटीशन के बगैर नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर 6 को भी इंक्लूड कर दिया है। द नेटिव गोज अब्रॉड फॉर स्टडीज ड्यूरिंग द जॉइंट पीरियड। नाउ ऑल्सो टू क्रॉस चेक 4th एंड 9 सबलोड। केवल 12 से काम नहीं चलेगा, आपने 4 सबलोड को भी चेक करना है, उसके अंदर भी हाउसेज आ रहे हैं यही वाले। आपको 9 सबलोड भी चेक करना है, उसके अंदर हाउसेज आ रहे हैं। गेन ऑन फॉरेन लैंड, if the subload of 12th be the significator of 2 3 6 10 11, the native gain on foreign land during the joint period। अब 2 आपका अपना आप समझ गए होंगे, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वेल्थ, क्योंकि जब भी वेल्थ देखते हैं तो उसमें 2 6 11 का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। 2 6 एंड 11 ये मैं आपको इनिशियली बता चुका हूं, तो ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाउसेस। फॉरेन सेटलमेंट, अब ये फॉरेन से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चनों का मैंने बहुत बेटर वे में आपको आंसर किया है, आप और किसी उसमें ना पढ़े, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ना लगाएं। फॉरेन सेटलमेंट है, इफ द सबलॉर्ड ऑफ द 12th बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 3 9 12, द नेटिव सेटल्स इन फॉरेन ड्यूरिंग द जॉइंट पीरियड ऑफ 3 9 12। ऑल्सो चेक अदर 2 रिक्वायर्ड कंडीशंस। ये रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है। असेंडेंट इट्स सबलॉर्ड ऑल्सो सिग्निफाइंग, मतलब पहले भाव का हाउस और उसका सबलॉर्ड 3 9 12 एंड 3 को इंडिकेट कर रहा हो। 3 9 12 सिग्निफाइज कनेक्टेड टू ईच अदर, ईच वे टू लर्न केपी, और ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो आपका असेंडेंट और उसका सबलॉर्ड भी इन भावों को सिग्निफाई करना चाहिए, नॉट ओनली 12th, तभी आप फॉरेन में सेटल होंगे। फॉरेन जाने में 3 9 12 ठीक है, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हैं चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मगर आप फॉरेन में सेटल तभी होंगे जब असेंडेंट, आपको जो मैंने सबसे पहला कॉम्बिनेशन बताया था पिछले पीडीएफ के अंदर, उसमें भी फर्स्ट का वो CSL आपका 3 9 12 जब इंडिकेट करेगा तभी, क्योंकि आप पूरी तरीके से वहां पर जाकर रहने वाले हैं सेल्फ। फॉरेन सेटलमेंट अदर रूल, ये एक रूल है। दूसरा क्या है, इफ द सबलॉर्ड ऑफ 12th बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 3 9 10 12। अब इसने देखिए 12th में ही 1 को लिया है ये, और 12th में आपका 10 को लिया है, क्योंकि 1 भी इन्वॉल्व हो गया, पर्सन चला गया वहां पर, और 10 का मतलब कुछ ना कुछ प्रोफेशन करने जाएगा ही। नेटिव सेटल्स इन फॉरेन अदर रूल्स ड्यूरिंग द जॉइंट पीरियड, तो ये एक दूसरा रूल है आपका। गेन इन फॉरेन लैंड विद फॉरिनर्स, if the sublord of the 12th be the significator of 2 3 6 10 11, the native gains in the foreign land with foreigners during the joint period
तो ये आपको मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशंस बताए हैं। तो फॉरेन के आपके सभी प्रश्नों के यही जवाब हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इसे संभाल के रख लेना पीडीएफ को। आप जब भी स्क्रिप्ट देखो तो इस पीडीएफ के बेस पर आप स्क्रिप्ट देख सकते हो। ये भी वो के वही कॉम्बिनेशंस हैं, मगर यहाँ पर ये थोड़ा डिटेल में मैंने दिया हुआ है इस वजह से, क्योंकि फॉरेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनका सभी का आंसर इसके अंदर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ अलग मैटर्स पर जाएंगे। आज की क्लास में हमने यहीं तक किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे टॉपिक्स पर चले जाएंगे जो टॉपिक्स बिल्कुल आपके लिए नए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और ये मैं सभी को एडवाइस करता हूँ, यदि आप सीखना चाहते हैं तो क्लास अटेंड करें। आप वीडियो रिकॉर्डिंग के बेस पर कोई भी आप फास्ट करके देखेंगे, स्लो करके देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होती। आप क्लास लाइव ज्वाइन करें और तभी आप सीख पाएंगे। अभी हम इस तरीके के इवेंट के बारे में बात करेंगे कि कल आपका लेटर आना है, कितने बजे आएगा, बच्चा स्कूल से कितने बजे आएगा, बस कितने बजे आएगी। आपको मल्टीपल चॉइस है, आईपीएल हो रहा है, कौन सी टीम विन करेगी, सेमीफाइनल में 4 टीम पहुंच गई, सट्टा जो लगाते हैं इनमें से कौन सी टीम विन करेगी, कौन सी पार्टी विन करेगी, कौन सा कैंडिडेट विन करेगा, जो भी सुटेबल कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को उन्हें हम प्री डेस्टिन्ड इवेंट बोलते हैं, उनके हम करेंगे। होरारी भी करेंगे। इसके बाद हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे। मैं आपको प्रेडिक्शन की एक अलग थ्योरी कराऊंगा जिसे हम बोलते हैं 4 स्टेप थ्योरी। इसके अंदर हम एक मूड से रिलेटेड और रेमेडी से रिलेटेड केवल एक रेमेडी बताऊंगा इसके अंदर मैं, फॉर्चूना वेस्ट। तो इतने कई तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं कमिंग क्लासेस में। हाँ, आपने पंकज जी हैंड रेज किया है, बताइए। म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट अनम्यूट। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, वैसे जब मैरिज की स्क्रिप्ट में हम देखते हैं 2 7 11 कोई भी एक आता है तो भी प्रॉमिस दिखता है, तो क्या वो फॉरेन सेटलमेंट में भी ऐसा ही होता है नहीं या फिर पूरी आनी चाहिए नहीं, सब में मिल स्क्रिप्ट? मिला के सारे आने चाहिए, क्योंकि फॉरेन किसी एक से नहीं सेटल हो सकता पर्सन। क्योंकि मैरिज तो तीनों में से हर एक चीज मैरिज है। 2 भी मैरिज है, 7 भी मैरिज है, 11 भी मैरिज है। मगर फॉरेन सेटलमेंट 3 इज नॉट फॉरेन सेटलमेंट, ओनली 9 इज नॉट फॉरेन सेटलमेंट, ओनली 12 इज नॉट फॉरेन सेटलमेंट। तो फॉरेन सेटलमेंट में ये आपके तीनों में मिल मिला के कम से कम ये हाउसेज आने चाहिए, चाहे CSL, NL और सब लॉर्ड लेवल पर ये सारे के सारे हाउसेज इंडिकेट होने चाहिए, तभी फॉरेन सेटलमेंट है। अदरवाइज फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। फॉरेन विजिट में भी ऐसा होगा सर? हाँ, फॉरेन विजिट में भी यही होगा कि ये इन हाउसेज का एक जगह ना हो तो कम से कम वो 2-3 जगह पर मिलकर हाउसेज जरूर अपीयर होने चाहिए। ओके, सब लॉर्ड पे ऊपर और नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर। हाँ, और एक से ज्यादा भाव भी देखे जा सकते हैं ना। आप 9th भी देख सकते सर, हो, 12th भी देख सकते हो, और प्रोफेशन के लिए जब जा रहे हैं तो हम 6 या 10 भी देख सकते हैं। तो उनमें ये पॉसिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज फिर अधूरे भावों से नहीं जा सकते, क्योंकि फॉरेन में जाने पे सारी चीजें लगती हैं। किसी जैसे मैरिज के ऑलराइट लिए तो सर। 2 काफी है, मैरिज के लिए 7 काफी है, मैरिज के लिए 11 काफी है, मगर फॉरेन जाने के लिए 3 काफी नहीं है। फॉरेन जाने के लिए ओनली 9 इज नॉट सफिशिएंट, ओनली 12 इज नॉट सफिशिएंट। हो सकता है जेल भेज दे, था हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, ओनली 12 जा रहा है तो फॉरेन कहाँ से जाओगे। तो जब 3 9 12 का कॉम्बिनेशन होगा तभी लगेगा कि आप ट्रेवल भी कर रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है। अरोड़ा जी। सर, काफी सारी जगह पे ना 7 आ रहा था। 7 यू सेड की बिजनेस के लिए भी है, हाँ, लेकिन सैर सपाटे के लिए आपने बोला 7, हाउ सैर सपाटा फॉर 7? इधर इट इज 1 से ऑपोजिट 7 है, या वो मतलब मेरे से दूर का घर है 7? मतलब मेरे को 7 का नहीं समझ आ रहा सर, सिवाय 7 ऐसा बिजनेस है के। सर कि आप 10th हाउस की स्क्रिप्ट देख रहे हो, उसमें 7 आ रहा है तो यू आर गोइंग फॉर बिजनेस। नहीं, 10th की स्क्रिप्ट इज ओके, कई जगह और भी 7 दिखा सर। नहीं तो 7 तो कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइमलाइट को रिप्रेजेंट करता है, आपके किसी रिटेल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है 7, और फॉरेन ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका 12 होता है, 12 तो होता है कि आप एक थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए भी जा रहे हैं, और 7 होता है फॉर शॉर्ट ट्रैवल, जब भी जो जाते हैं उनके अंदर 7 आता है। शॉर्ट ओवरसीज जब ट्रेवल, भी हम जाते हैं दैट इज द 7th हाउस। शॉर्ट तो 3rd से आएगा ना सर? नहीं 7 नहीं, से, शॉर्ट तो विद इन कंट्री होता है 3rd शॉर्ट ट्रैवल। अच्छा, बाहर के लिए 7। हाँ, शॉर्ट ट्रैवल का मतलब तो है दिल्ली से आप चंडीगढ़ चले गए, इंडिया में भी लॉन्ग ट्रैवल है तो 9 आएगा। और थ्रू आपका वाटर और एयर ट्रैवल 12 आएगा। 9 भी राइट। हालांकि एयर ट्रैवल है,
मगर 12 इज ऑल्सो, पहले पानी से ही जाया करते थे, आजकल पानी से कोई भी नहीं जाता, तो आप उसे लॉन्ग एयर ट्रेवल 12 मान सकते हो। जी सूर साहब। सर अगर इजाजत हो और लोग परमिट करें तो वो रीमैरिज वाली स्क्रिप्ट पे मेरे 2-3 सवाल और हैं, या तो बाद में लास्ट में पूछ लेता हूं और लोगों से कर लें पहले। रीमैरिज के कौन से सर, उसका आप पहले टाइम चेक करके आप देखो खुद। सर टाइम तो मैं करूंगा चेक, लेकिन नहीं एक वो दो उसमें छोटे मोटे। एज इट इज जो है, क्योंकि यूएस का नेटिव है, और यूएस और इस जगह के कुंडलियों में आपको कोई प्रॉमिस नहीं नजर आएगा मैरिज के ओ, केस में एटलीस्ट। अच्छा नहीं सर, उसमें ना 1-3-12 भी बहुत प्रोमिनेंटली आ रहे थे, तो 3-12 से मैंने सोचा कि घर से दूर, जैसे यहाँ से 3 जो है 4 का नेगेशन होता है और 12 हिंदुस्तान से दूर हो गया, तो मैंने ये सोचा, लेकिन उसमें 1 भी आ गया, तो 1-3-12 मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन फैली है उसमें। नहीं उसका आप सर एक बार स्क्रिप्ट बदलो थोड़ी सी उसकी। वो मैं करूंगा सर, ओके, विद योर परमिशन करने के बाद मैं फिर आई विल कम बैक जी टू ये यू। तो क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन आंसर हमारे क्या है कि एंडलेस जी होते हैं, जी अभी जी 5-6 हाथ जी उठे हुए हैं, तो वो मुझे जी 10-13 का आंसर देते देते ही हो जाना है। जी सर, मैं इसीलिए मैंने कहा बाद में पूछ लूँ। जी रस्तोगी मैम। सर हमें एक क्वेश्चन मैरिज के रिलेटेड पूछना था। हमने किसी की देखी सर, तो उसमें थ्री, सर जैसे 27 की हमने इसको 349 आ रहा है सर। एनएल में भी सर 349 आ रहा है, और सर एस सब लॉर्ड में 1310 आ रहा है। तो क्या हम इसको मैरिज का वो माने? सर 27 नहीं 11 इसमें तो 11 कोई तो आ ही नहीं प्रॉमिस रहा। नहीं है, दशाओं में यदि कोई आपका सिग्निफिकेटर आ जाए, आपका 7th तो 2nd दशाओं में सिग्निफिकेटर आ रहा है सर, जुपिटर। वो अनटेनेंटेड है क्या? सर यस। तो वो फिर दे देगा नहीं मैरिज। टेनेंटेड है सर, टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड तो कोई है ही नहीं इसमें। नहीं टेनेंटेड है तो फिर वो नहीं दे पाएगा, फिर आप जो मैंने आपको 4 गोल्डन रूल लगाए हैं वो लगा के देखो, यदि उस हिसाब से वो सिग्निफिकेटर बन रहा है तो देगा, अदरवाइज मैरिज का तो कोई हाउस ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जब वैदिक से देख रहे हैं तो उसमें योग है, प्रोमिस है की शादी का। नहीं वैदिक से कभी प्रॉमिस नहीं पता चलता। इस- वैदिक में तो नहीं सर हम प्रॉमिस होता है, उनकी भी मैरिज हो जाती है, और होता है उनकी भी नहीं होती। सर फिर इसको हम नो मैरिज माने फिर? नहीं आप दशा वगैरह एक बार वो कर लो, नहीं तो आप डिफिकल्ट मानो नो मैरिज तो। एक्चुअली क्या है कि यदि 6-10 1-6-10 तीनों यदि आ जाते हैं एनएल और एस बी पे, तब तो नो मैरिज कह देता मैं, नहीं मगर है तब तो डिनाइल है सर, यस। हाँ लेकिन बाकी 3 के केसेस लिए। में एज ए एस्ट्रोलॉजर हम नहीं कह सकते नो मैरिज है, ओके सर। क्योंकि आपके बिल्कुल जीरो प्रॉमिस होने पे भी मैरिज हो जाती है, जब तक कि सारे नेगेशन हाउसेज ना हो। क्या रिप्लाई दे कि शादी का उन्होंने पूछा कि हम कब होगी शादी, तो फिर सर इसको देख के तो नजर ही नहीं आ रहा आप मतलब। उसको बोलो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके सर। वहां थैंक पे यू सर। उसका आंसर उस तरीके से करना चाहिए हमें कि उस बंदे को ये भी ना लगे कि हम मना कर रहे हैं, और ये भी ना हो कि हम उसको ऐसे ही यहाँ करते हैं। बोलो कि प्रॉमिस बहुत वीक नजर आ रहा है और आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी तभी होगी। ओके सर। जी ठीक है, थैंक यू सर। रोशनी मैम। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आज जो हमने 2 टेक्निक सीखी, सर उसमें से जो फर्स्ट टेक्निक है जिसमें हम आरपी कॉम्बो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सर क्या इससे हम पास्ट इवेंट्स को टाइम करके सर चेक कर सकते हैं कि हम सब लॉट सही पे जा रहे हैं कि नहीं और स्क्रिप्ट सही बन रही है कि नहीं? हाँ उससे तो कर ही सकते हैं। सर पास्ट इवेंट्स पे लगा के देखा हाँ जाए उसको उसको? तो, क्योंकि जिसमें आरपी नहीं यूज हो रहा है उसको तो पास्ट इवेंट पे लगा सकते हो आप। थैंक यू सर। जी प्रतिभा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। सर मैंने ना एक नेटिव की कुंडली देखी, तो उसमें उसके हाउस सिग्निफिकेट जो है, सिग्निफिकेशन इनमें कहीं भी 9 नहीं ना ही मतलब विदेश भाव में, वो फॉरेन में ही है जबकि। नहीं तो और 12 वगैरह होगा, 12 है या नहीं है? हाँ जी 12 है, 1 भी है, 12 है। हाँ तब जरूरी नहीं है कि आपका, देखो कोई भी भाव स्किप हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हाँ है, जी पर उनमें से आपके मैक्सिमम भाव आपको जरूर मिलेंगे। सर 8 है, मान लिया 12 से पहले, तो जैसे उसका वीजा क्लियर हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं? आप तो अगर फॉरेन में ही है फिर वीजा तो क्लियर हो ही चुका होगा।
सर वहां पे रुकने के लिए H1 वीजा जो चाहिए वो क्लियर नहीं है। स्टडी वीजा पर 5 थर्ड मतलब थर्ड ईयर हाउस के लिए की होता स्क्रिप्ट है। देखी आपने? हाँ जी, थर्ड उसमें में क्या आ रहा है? 1 2 5 8 12 है सर नहीं, आप है ना जो महादशा लॉर्ड देखो जो नंबर। विदेश में है, इसका मतलब हाँ वीजा तो जी, उसका क्लियर हो ही चुका है ना एक बार तो। हाँ तो जी, वो वो स्टडी प्रॉमिस वीजा तो पर उसकी है। कुंडली में देखने की आपको नीड ही नहीं है। आप देखो दशा प्लेनेट इंडिकेट कर रहा है या नहीं इस चीज को। अगर 9 नंबर ना हो सर, 1 नहीं, और वीजा 12 में भी है तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है 3, जी 3 क्योंकि है सर। 9 इज नॉट वीजा, वीजा ओनली 3 है। ठीक है सर, यही पूछना था। और शादी के लिए सर जैसे 9 नहीं हो तो तब भी हो जाती है? 9 तो होती ही नहीं शादी में, 9 की जरूरत ही नहीं होती। जैसे फादर का रोल होता है तो ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, सर? वो तो प्रॉमिस लेवल पे है तो जरूरी नहीं है। आपका स्टार लॉर्ड लेवल पे 2 7 11 होना चाहिए, जी जी, और 5 भी करा देता है कई बार। तो बाकी 9 की तो कोई कंडीशन है ही नहीं मैरिज में। यही डाउट था सर। थैंक यू सर। कैलाश शर्मा जी, आपने कुछ पूछना है? सर मेरा उसके साथ ज्वाइनिंग था, जो आपने ना सेकंड के लिए नाइन्थ की स्क्रिप्ट में 2 7 11 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यही देखना है ना उसमें जी, वो यही हाँ देखना है ना उसमें, और तो कुछ देखना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही देखना है। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बस यही था। चलो एक एक मिनट दो, एक सर, कुंडली एनालिसिस करते हैं अक्षय थोड़ा सर, सा। अक्षय सर, हाँ जी। सर आपका रेमेडीज का भी कोई कोर्स है? नहीं, मैं सर रेमेडीज में बिलीव नहीं करता। ऑलराइट सर। मतलब वो मेरा पर्सनल बिलीव है, रेमेडीज मुझे पता है पर मैं बिलीव नहीं करता, इसलिए कराता भी नहीं हूँ। इसमें मैं केवल क्यों एक बहुत फॉर्च्यूनर कराऊंगा। बाकी मतलब मेरा अपना पर्सनली है कि आप यदि अपने कर्मास पे काम करते हो, दैट इज़ द ओनली रेमेडी। आप अपनी प्रश्न कुंडली को स्ट्रॉन्ग कर लें, आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप अपने कर्मास पे काम नहीं करते, आप कोई भी रेमेडी होती नहीं है किसी भी चीज़ की एक्सेप्ट टू प्रेयर्स ऑफ द गॉड। उसमें विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा है महामंत्र है जिसका आप पाठ करिए, दुनिया की सारी रेमेडीज उसके अंदर कवर हो जाती हैं। बाकी इट इज़ साइकोलॉजिकल, जो कि आप हम किसी को कुछ भी बता देते हैं। एंड ओनली विष्णु सहस्त्र नाम इज द रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी एज पर पाराशर ऑल्सो। उसमें वीनस एंड सैटर्न की दशाओं के लिए उन्होंने और 2-3 दुर्गा सप्तशती का पाठ बता रखा है, और अदरवाइज वो कोई रेमेडीज में कहीं पे भी उसमें मेंशन नहीं है। आप दान वगैरह कर सकते हो, तो वो कोई रेमेडी की तरह ना करें, उसको नॉर्मल वे में करें, तो आपको अपना वो आपके कर्माज इंप्रूव हो रहे हैं उन सब चीज़ों से, और कुछ नहीं होगा। जब हम दान करते हैं गरीब को, तो इट इम्प्रूव आवर कर्मास, कि हम कुछ अर्न कर रहे हैं, हमने किसी नीडफुल पर्सन की, और वो दान कर्म नहीं होता जो हम किसी खाते पीते आदमी को दान दे रहे हैं, या किसी को मस्त बंदे को, मोटे ताजा आदमी को हमने कुछ दान दे दिया और हम सोच रहे हैं हमने दान दिया। नीडी को हम दान दें, वो हमारे कर्मास को इंप्रूव करता है। आपकी प्रश्न कुंडली इंप्रूव कर लीजिए, दैट इज द ओनली रेमेडी। इसमें बहुत मैं सारे एक बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजिस्ट तो कृष्णमूर्ति जी ने जो बताई है फॉर्च्यूना बेस्ड, और नेक्स्ट क्लास में है, उससे नेक्स्ट में। राइट सर। एक कुंडली मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसमें केवल मैं बता रहा हूँ कि देखिए 1-2 मिनट से सूद साहब आपकी नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, आप एक बार उसको चेंज कर लेना। ठीक है सर। तो आप भी देख लेना एक बार, और उसको हम नेक्स्ट में लगाएंगे। 2 मिनट में एक्चुअली स्क्रिप्ट बदल जाती है। ये मैम की सर कुंडली है जिन्होंने दी थी उस दिन। उस दिन थोड़ी टेक्निक लगाओ बताएं तो उसको मैं आसानी से चेंज कर लूंगा। सर नहीं, एक उसमें चीज वैसे ही पूछे। था टाइम, आप 2-3 मिनट चेंज करो और उसमें सब लॉट बदल जाएगा। ठीक है। अभी जैसे मैं सर एक बताता चीज हूँ आपको, पूछने की। ये कुंडली है एक्चुअली, इसका देखिए जो टाइम मुझे दिया मैम ने, इलेवन 17 अगस्त 1982, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इनका जो कैरियर है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, कंपटीशन वगैरह सारे, जेई मेंस भी क्वालिफाई किया, आईएम्स में भी इन्होंने किया, आगे भी ये काफ़ी इनका अच्छा कैरियर है। तो उसके अंदर जब इनकी एजुकेशन देखते हैं 4th हाउस को, जब इन्होंने जो टाइम दिया है, तो किस तरीके से देखें, इनका जो 4th सब लॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है सन। अब मैं सन की स्क्रिप्ट में जाता हूँ,
तो सन का जो स्टार लॉर्ड है वो भी केतु है और सब लॉर्ड भी केतु है। सन में 2, 10, 11 हाउसेज आ रहे हैं CSL में, और उसके स्टार लॉर्ड केतु के अंदर आ रहे हैं आपके 9, 2, 1, 8। तो 9 एक दो हायर एजुकेशन को तो इंडिकेट कर रहा है, मगर कोई बहुत ब्रिलियंट हाउसेज इतने नहीं है कि कोई बहुत ब्रिलियंट कैरियर रहा हो। 9 है, इट इज इंडिकेटिंग कि जो 4 CSL के स्टार लॉर्ड में 9 आ रहा है, तो वो आप कह सकते हो कि हायर एजुकेशन तो इंडिकेट कर रहा है, मगर कोई उतनी सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं कर रहा। साथ में 8 भी आ रहा है। तो इसको मैं जस्ट वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लें किसने ऑन कर रखा है इसे। सन अनटेनेंटेड भी तो है सर। एक मिनट, नहीं अनटेनेंटेड तो अपने भाव के ही तो रिजल्ट देगा। अनटेनेंटेड होने से वो जो जिन भावों को सिग्निफाई कर रहा है उन्हीं के तो रिजल्ट देगा, जिसको सिग्निफाई नहीं कर रहा है उसके तो नहीं देगा ना वो। सन की दशा में देगा फिर वो। अनटेनेंटेड को तो हम दशा में देखते हैं ना, जो प्लेनेट अनटेनेंटेड होता है उस भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है। तो अनटेनेंटेड की जब दशा आएगी तो वो अपनी दशा के अंदर उसके अच्छे रिजल्ट देगा, मगर प्रॉमिस में तो अनटेनेंटेड का कोई बहुत रोल नहीं होता। किस मैं देख रहा हूं कि म्यूट किसने नहीं कर रखा है चलो लग रहा है म्यूट है। अब इसको क्या किया मैंने, 2-3 मिनट जस्ट ऐसे ही, सर आप जो कह रहे हो ना वही चीज मैं बता रहा हूं कि जस्ट ऐसे ही मैंने इसको 2-3 मिनट पीछे किया जब इन्होंने टाइम बताया। तो प्रॉमिस तो 9 तो आ रहा है मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा, तो इसको मैंने थोड़ा आगे किया फिर थोड़ा पीछे किया, तो 11, 8 कर लिया मैंने। 8 करने पे इनका जो CSL जो सन आ रहा था वो बदल के वीनस हो जाएगा। तो अब मैं 4 CSL इनका देखता हूं तो देखिए वो वीनस हो गया है। अब स्क्रिप्ट इसकी बदल गई पूरी, ऐसे 1-2 मिनट के अंदर सारा गेम बदल जाता है। अब देखिए क्या हो गई स्क्रिप्ट। इनका जो 4 CSL वीनस हो गया, उसका स्टार लॉर्ड सैटर्न हो गया और सब लॉर्ड वीनस हो गया। अब वीनस को पकड़ता हूं तो वीनस के अंदर देखिए हाउसेस क्या आ रहे हैं, 12, 9, 4, 5, 1, 8। तो CSL के अंदर खुद के अंदर 12 आ गया, खुद के अंदर 9 आ गया, खुद के अंदर 4 आ गया, खुद के अंदर 5 आ गया, खुद के अंदर 1 आ गया और 8 आ गया। ये सब CSL के अंदर आ गए आपके। इसके बाद मैं जाता हूं उसके नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न पर। सैटर्न को पकड़ता हूं तो उसके अंदर आ रहा है देखिए 12, 2, 7, 4, 5। 12 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो जो इनका CSL के अंदर ये आ गया। फिर नक्षत्र वो सब लॉर्ड भी वीनस ही है, तो उसके अंदर 12, 9, 4, 5, 1, 8 आ रहा है। अब ये उसके कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई स्क्रिप्ट। इसके अंदर देखिए आपका 4 भी आ गया, 7 भी आ गया। 7 ये इंडिकेट करता है कि इनको फेम मिला होगा जरूर, डेफिनेटली। 4 इंडिकेट करता है कि एजुकेशन को इंडिकेट कर रहा है आपका। 12 आप यहाँ पर सोर्स लेवल पर 12 आ रहा है वीनस पे, वो फॉरेन लैंड को भी इंडिकेट कर रहा है आपका, लॉन्ग ट्रेवल को भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। 1 मतलब सेल्फ एफर्ट को कर रहा है। 2, 6 नहीं है, कोई बात नहीं, 6 होना जरूरी नहीं है। यदि 1 आ रहा है तो इट इज इंडिकेटिंग सेल्फ एफर्ट, कि वो पर्सन अपने एफर्ट से वहां पर पहुंचेगा। तो वो स्क्रिप्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस 1 अब ये काफी ज्यादा जस्टिफाइड होती हुई नजर आ रही है इस केस में। तो इस तरीके से हम उसको कभी भी कोई भी हम केपी के अंदर कोई इवेंट हमारा नहीं मिल रहा और हमें पता है कि ये इवेंट हुआ है। अब हम क्या है कि साइलेंट तो नहीं बैठ सकते, तो अब हमें क्या करना है, उस इवेंट को हम कोशिश करेंगे कि उसको हम किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। जबरदस्ती जस्टिफाई नहीं करना, पर ये तो इतना तो हम मार्जिन ले ही सकते हैं कि बर्थ टाइम में जैसा मैंने बताया 1, 2, 3 मिनट आगे पीछे करने पर यदि उसकी स्क्रिप्ट बदल जाती है और हम देखते हैं कि वो रिजल्ट काफ़ी मिलते जुलते हुए अब इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्यों सर सूद साहब? जी सर, जी सर, तो काफ़ी क्लियर हुआ। और इसको ट्रायल एंड एरर थोड़ा करना पड़ेगा, और उसकी जो है फर्स्ट मैरिज की डेट और फर्स्ट डिवोर्स की डेट का भी लगाकर उससे वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। जी जी ये आगे पीछे टाइम करके वो किसी टाइम पे अगर ये दोनों तीनों चीजें वेरीफाई होती हैं तो फिर उसको मान लूंगा। दीजिएगा सर, हम क्लास में लगाएंगे इसको, जैसे अभी मैडम का मैंने लगाया है तो इसको भी जी हम क्लास में लगाने की कोशिश करेंगे।
जी सर, डेटा तो पूरा है, बस सिर्फ थोड़ा टाइम नहीं, एडजस्ट उसका करके। टाइम आप एक बार खुद करेक्ट करके देख लेना, नहीं तो मैं तो उसको देख ही लूंगा ठीक है नेट में। सर, जी, ठीक है। अभी क्या मैंने हम ऑब्वियसली ये भी देख सकते हैं सर, क्या ये भी हम दे सकते हैं ये हमारी दशा अच्छी जाएगी या बुरी आएगी, क्या ये हम इस बिल्कुल, चेक कर आप सकते हैं? हाउसेस देखिए उसमें कौन कौन से आ रहे हैं। ओके सर। एनएल लेवल सर रिजल्ट मतलब देता है ना आपका, तो आपको किन किन भावों के रिजल्ट मिलेंगे वो एनएल से पता चल जाएगा, कैसे मिलेंगे वो सबसे पता चल जाएगा। हाँ सर, ठीक है सर, हाँ ज्यादा मतलब साल यही है। मतलब यही। सर अगर सबलोड लेवल पे सेवंथ कस्पल सबलोड लेवल पे 9, 1, 3, 10 हाउसेस आ रहे हैं, तो फिर टेस्ट कैसा रहेगा मैरिज के केस में? 9, 1, 3 और 10 सर न्यूट्रल सही स्टार हाउसेज लोड, हैं, 10 थोड़ा खराब है, बाकी न्यूट्रल सही है। ठीक है सर। सर स्टार लोड लेवल और कस्पल लेवल पे तो 2, 7, 11 आ रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट जो सब लोड लेवल है उस पे 9, 1, 3, 10 है, तो वो नहीं तो 9 खराब है और 9 3 खराब है, और आपका 10 अकेला है तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता, 6 के साथ आके 10 खराब हो जाता है। और 1 सर उसको भी वन कोई ठीक ही। बात नहीं, वन को उतना ज्यादा आप खराब ना माने, जब भी वन भी यदि जब तक 6 के साथ ना हो, 2 का एक्चुअली नेगेशन है, तो वन को आप जी ये सर, इंडिकेट कर रहे हैं कि वो पर्सन शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते होंगे, अलग रहते होंगे। जी सर। अलग रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। नहीं सर, अभी मैरिज नहीं हुई, वो निकालने के लिए अच्छा, तो निकाल। मैरिज के बाद वो अपने जो फैमिली होती है उसके साथ नहीं रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर। कैंसिलेशन ऑफ 2 मतलब नॉट विद फैमिली, तो आज के टाइम पे 1 इज तो सभी के साथ हो सकता है, क्योंकि कौन रहता है फैमिली के साथ, कम ही लोग रहते हैं, जॉब जहाँ करेंगे वहीं जा करेंगे, हस्बैंड वाइफ। जी सर, जी, आफ्टर 50 थैंक अगर हमारा फिफ्थ आ रहा है कंट्री सर, तो सर हम अपनी संतान के लिए देखें फिर या अपने लिए देखें नहीं सर, क्योंकि तो 5 का तो सब संतान के लिए ज्यादा देखो, आपका आफ्टर 50 तो कोई 5 का कोई बहुत ज्यादा मतलब रोल नहीं होता, ना संतान हो कुछ सकती है, ना होता ही नहीं है, रोमांस तो हो सकता है, संतान के लिए ही तो आप करेंगे ना संतान के हम। लिए हाँ देखो यस, अब आप। यही सर। जी, हाँ यही सर। भारती मैम आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर। जी, सर मुझे एक पूछना था कि एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी, या जैसे एक मिडिल एज में आके कुछ लोगों की जैसे जॉब चलो छूट जाती है या कुछ वो चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड हाउस डिस्कस करेंगे। ओके सर, जैसे किसी ने कोई जैसे एजुकेशन ली, मान लीजिए सीए में एजुकेशन की, सीए बने, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो केतु की महादशा आई और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो अब वो उस बिजनेस में सक्सेस होंगे नहीं होंगे, वो हम कहाँ से कैसे दशाएं कैलकुलेट देखो, करें? अब दशाएं केतु की दशा है सर, केतु ने सब ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट ट्रांसफॉर्म हो गए, अब सक्सेसफुल कैसे होंगे? तो अब केतु वो के न्यू साथ बिजनेस वीनस में आएगी आ ना, गए, तो वो अब बदल देगी फिर से। तो केतु तो सर 7 इयर्स तक रहेगा, तब तक कैसे सरवाइव करेंगे, वो चीज पूछनी थी कि कैसे कब तक हो पाएगा वो चीज, आप कैसे एक्चुअली कैलकुलेट स्क्रिप्टेड है ना, करेंगे? वो देख के ही बताया जाएगा। हाँ मतलब उसको देखने का क्या तरीका है कि मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, है हर उसमें कि चीज को नहीं है? देखने का यही तरीका है कि आप कुंडली का एनालिसिस करें, उसका जी प्रॉमिस देखें, प्रॉमिस में जो जी भाव है वो एक्टिवेट, सबके रिजल्ट मिल रहे होंगे, उसमें इस तरीके का भी दिख रहा होगा आपको, 6 और 10 जी, की 8 एंड 12 ज्यादा दिख रहा आ रहे है हैं, तो आपको कर दिया 8-12 ने अपना अब काम कर दिया, पहले नहीं किया होगा। जी ठीक है ना, तो 8-12 ने अपने रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। ठीक है, जी, तो सीए डिटैचमेंट हो गया, होंगे। ओकल्ट में जाना शुरू हो गया होगा, इस तरीके की चीजें होगी होंगी आपका 8-12 जब आ गया है तो। अब तो आप दशाओं में देख लो, दशाओं में क्या आ रहा है, ओके और यदि दशाओं में यदि कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं तो नेक्स्ट अंतरदशा देखो आप। अभी करंट केतु की महादशा के साथ अंतरदशा का भी तो रोल होता है ना, जी जी अंतरदशा जी। क्या हाँ सिग्निफाई कर वो रही है, और दोनों को कंबाइन करते हैं। हम क्या हाँ करते हैं, महादशा के अंदर जैसे 2 आ रहा है और जी अंतरदशा के अंदर 6 आ गया, इसका जी मतलब बंदा नौकरी कर सकता है। ओके। और सर जॉब जॉब का तो मन ही हट गया, वो बता रही हूँ ना, ट्रांसफॉर्म हो गए, हाँ जॉब करनी ही नहीं अब सीए में। तो वो बदल सकता है, बाद में फिर चेंज हो सकता है, मन तो बदलता रहता है। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, देखते हैं फिर बताते हो। जी सूद साहब आपने कुछ पूछना है? सर 9th हाउस, अगर 9th CSL रीमैरिज के केस में 9th हाउस जो है नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे और CSL लेवल पे तीनों जगह आ जाए तो इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा? क्योंकि 9 आई थॉट वाज अ न्यूट्रल हाउस। 9 इज न्यूट्रल सर। वो तीनों जगह आए तो कोई सिग्निफिकेंस है उसकी? नहीं, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपका।
यदि उसके अंदर 2 के साथ आ रहा है तब तो फिर भी लिंक कर सकते हैं। हाँ 2 के साथ ही है। 9th में 9 आ रहा है तो लॉन्ग ट्रेवल को रिप्रेजेंट करेगा। 2 के साथ है तो फिर वो आप उसको सेकंड मैरिज योग मान सकते हो। अब हुई ना बात। 2 के साथ है तो 2 और 9 मिलकर सेकंड मैरिज योग बना देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जी, एंजेला मैम। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था वेरी बेसिक। तो एक कुंडली में सन और वीनस का डिग्री मोर देन 43.5 है, सो प्रॉमिस इज वेरी वीक। मगर केपी में इट इज कमिंग 7 and 11 इज कमिंग इन ऑल द स्टेजेस, सो क्या बोलेंगे? नहीं, फिर मैरिज हो जाएगी इवन दो इट्स मोर देन 43.5। बहुत केसेस में हो जाती है, थोड़ा डिलेड होगी, हो जाएगी। हाँ, मगर टाइमिंग करके भी मुझे आ रहा है, एडी लॉर्ड सब आ रहा है आफ्टर 27। तो हो जाएगी मैम, कोई दिक्कत नहीं है। जो पाराशरी के जितने भी रूल हैं वो सभी कुंडलियों पे नहीं लगते। ओके। जैसे आपका सन और वीनस के बीच में 43 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये भृगुनंदी नाड़ी का भी कंसेप्ट है कि वीनस बहुत दूर चला गया तो उस पर्सन को, जो वुमेन है, वो जल्दी से नहीं मिलेगी। यदि मेल की कुंडली में है तो ठीक है, तो वो जल्दी से नहीं मिलेगी। हाँ। इतना ही है, मगर मिल सकती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। मरकरी कितना दूर है बताइए? मरकरी कितना दूर है? मरकरी अच्छा देखना पड़ेगा। हाँ, मरकरी भी फीमेल है उसकी लाइफ में, मून भी फीमेल है। अच्छा अच्छा, ओके। बिकॉज इट्स अ फीमेल एंड इट्स 45 डिग्रीज। हाँ, मगर टाइमिंग उसको मानते हैं कि डिनायल ऑफ मैरिज या लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन है वो। हाँ हाँ, 1988 का है। हाँ, तो 27 के बाद ही शादी का डेट मिल रहा है मुझे, आफ्टर योर टाइमिंग ऑफ मैरिज का। वो हो जाएगा मैम, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। डेजी मैम। जी गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे डिवोर्स के केस में हम फर्स्ट के लिए तो समझ में आ गया कैसे देखना है, सेकंड डिवोर्स अगर हो और थर्ड डिवोर्स हो तो 6th भाव को उसका रोल रहेगा? 6th भाव का हर एक में 6 और 10 का रोल रहेगा, हर एक में ही रहेगा 6 और 10। ठीक है, ठीक। मतलब 8th का जैसे नेगेशन, अगर 9th का नेगेशन 8th को उसमें नहीं लें या लें? मैरिज 9th भाव से मैरिज देखते हैं, मैरिज 2, 7, 11 है। नहीं, वो तो ठीक है, सेकंड और थर्ड डाइवोर्स है तो उसका नेगेशन सेकंड का 6 और 10 का इन्वॉल्वमेंट आएगा सेकंड थर्ड डाइवोर्स में भी। अच्छा ठीक है, ये थैंक यू। चलो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। सर एक लास्ट। जी मैम। सर जैसे कि जुपिटर, हम अगर देखना हमको, जुपिटर जैसे उसके दो घर होते हैं 9 and 12, और वो कोई और राशि में बैठा है, उसका एक घर खाली है, तो वो ज्यादा जिसमें बैठा है उसका रिजल्ट ज्यादा देगा या जो घर खाली है उसका रिजल्ट ज्यादा देगा? किस में पूछ रहे हो आप? मैं ऐसे इन जनरल किसी भी उसमें, अगर ये कोई भी उसमें अलग हो जाता है, मतलब सभी में एक्चुअली डिफरेंस हो जाता है कि वैदिक में तो वो हाउस स्ट्रांग हो जाता है जिसमें वो बैठा है। अच्छा, नहीं मैं केपी की बात कर रही हूँ सर। केपी में ज्यादा डिपेंड करता है, प्लेनेट तो खुद वीक ही होता है, नक्षत्र लॉर्ड पे ज्यादा डिपेंड करता है। रिजल्ट प्लेनेट का नंबर सेकंड पे आता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे बैठा है उसके ज्यादा रिजल्ट देगा वो। हाँ, अच्छा, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी अगर जो ऐसी यही हो, अगर चलो ये नक्षत्र लॉर्ड बन गया तो बहुत स्ट्रांग हो गया ना, फिर तो ये अनटेनेंटेड हो गया ना ये। नहीं, तो वो किसका ज्यादा देगा? जिस घर में बैठा है वो, या भाव के देगा। नक्षत्र लॉर्ड भी वही हो गया, वही आएगा उसके भाव में। वो खुद के हाउसेस तो बाद में आते हैं, लेकिन जो घर उसका खाली है उसके ज्यादा नहीं देगा। ऐसा क्यों करो? सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड का प्लेसमेंट आता है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे खुद का प्लेसमेंट आता है, तीसरे नंबर पे नक्षत्र लॉर्ड के भाव आते हैं, चौथे नंबर पे खुद के भाव आते हैं। अब वैसे देखो ना आप। अच्छा जी सर, वो एबीसीडी वाला फंडा लगाना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे है उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है वो भाव, दूसरे नंबर पे खुद कहाँ बैठा है, फिर नक्षत्र लॉर्ड की राशि, फिर खुद की राशि। तो खुद जो बैठा है वो यदि अपना ही नक्षत्र लॉर्ड है तो सबसे स्ट्रांग हो गया वो। ओके जी सर। सर इन केस ऑफ डाइवोर्स, अब सर इन केस एंड करिए, 10:30 हो चुका है, तो क्वेश्चन तो कई दिन तक चल सकते हैं, तो काइंडली उसको लास्ट क्वेश्चन जी। सर, neither 6 nor 10,
ये अकेले डाइवोर्स नहीं देंगे, दोनों का होना है, क्योंकि 6 में भी सेपरेशन में भी ड्यू टू 6-10 जॉब। आर कंपलसरी एज पर लॉजिक, मतलब थियोरिटिकली 6-10 दोनों होने चाहिए, बगैर दोनों के डिवोर्स नहीं हो सकता। ओके जी, क्योंकि 10 इज द ब्रेक इन एग्रीमेंट एंड 6 इज द सेपरेशन। दोनों में से कोई एक है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। सो 6 में भी ड्यू टू जॉब नहीं है। चलो नमस्कार सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू।